Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi Board. Okay, we have already started chapter number 10. Chapter number 10 is basically input and output. Today we are going to continue the session where we left off last time. We are going to see the programs. Last time we were doing the programs. We did the exchange value program. We use the area of triangle calculation program using the formula, जिसमें हमने first time जो है math.h की header file भी use की थी because we were using a mathematical formula. Today we are going to see the next program. The program is write a program that inputs radius of a sphere from the user, calculate its volume, surface area using the formula area is equals to 4 pi r square. तो एरिया का फॉर्मूला भी गिवन है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली 4 पाई आर स्क्वायर एंड सर्क्यूमफ्रेंस का भी फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, दैट इज एक्चुअली 4 बाय 3 पाई आर क्यूब एंड पाई इज इक्वल्स टू 3.14. पाई की बेसिक वैल्यू हमारे पास 3.14 ही होती है. पाई जिस फॉर्म में भी आप देख लें उसकी वैल्यू 3.14 ही रहेगी. दैट इज टू डेसिमल 2 डिजिट अप टू द प्रोसीजन ऑफ 2 डिजिट्स. इसके अलावा हमारे पास वैसे पाई की बहुत लंबी वैल्यू होती है डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा 3.14 लेनी है तो हम 3.14 ही लेंगे. हमने यूजर से रेडियस इनपुट करवाना है, तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एंटर रेडियस लिखेंगे, जिसमें परसेंटेज एफ के थ्रू हम रेडियस इनपुट करवा रहे हैं, दैट इज यूजिंग द एंड सिंबल. यहाँ पे हम सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट में ले रहे हैं. फ्लोट में वैल्यूज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एरिया भी जो है वो पाई की वैल्यू के साथ है और पाई की वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट के साथ है, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू भी एक तो डिवीजन का केस भी आ रहा है और दूसरा पाई की वैल्यू इसमें भी है. तो जो भी कैलकुलेशन हमने करनी है वो कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट को लाजमी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्लोट डाटा टाइप डिफाइन करके तो इन सारों को हम यूज करेंगे. तो हम इवन रेडियस के लिए भी फ्लोट यूज कर सकते हैं. तो इट डजेंट मैटर आप होल नंबर वैल्यू दे रहे हैं इसके अंदर आउटपुट में या फिर आप डेसिमल पॉइंट दे रहे हैं, तो वो दोनों आप लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास था एंटर द रेडियस. फर्स्ट आप रेडियस एंटर करेंगे, उसके बाद ये क्या करेगा, एरिया का फॉर्मूला लगाएगा. एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये 4 पाई आर स्क्वायर को कैसे लगाएगा, 4.0. मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए हम स्टेरिक लगाते हैं. यहाँ पे हम सिंपल नहीं छोड़ सकते, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें लाजमी लगाना है. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3.14. वी विल यूज द 3.14 वैल्यू. इसके बाद दोबारा से स्टेरिक, और आर स्क्वायर जो है यहाँ पे हम रेज टू पावर नहीं यूज कर सकते. वो अगर यूज करना होगा तो मैथ का कोई स्पेसिफिक फंक्शन लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो है हम स्टेरिक जब आर स्क्वायर है तो आर मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 होता है. 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का भी तो आंसर 4 ही होता है. तो इसकी वजह से जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगी. अगर क्यूब करना है तो 3 दफा मल्टीप्लाई करा दें. तो आगे सर्क्यूमफ्रेंस के लिए सी आई आर का हमने वेरिएबल लिया हुआ है, 4/3 है तो हम इसे राइट डाउन करेंगे 4.0 डिवाइडेड बाय 3.0. इसके बाद हमारे पास स्टेरिक, फिर पाई की वैल्यू 3.14, और हमारे पास आर क्यूब है तो हम आर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, आर इंटू आर इंटू आर. और फिर हम एरिया और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू जो है वो अपनी आउटपुट के अंदर शो करा देंगे यूजिंग परसेंटेज 5.2f. अगर 5.2f नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है. दिस इज द प्रोग्राम जहां पे हम रेडियस ऑफ स्फीयर डाल के उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. Okay, I'm going to run the program.
I'm just going to open dev C++, new source file, just going to type over here, just make a bit corrections. We don't use void main, we write int main. फ्लोट डाटा टाइप डिफाइन की, क्लियर स्क्रीन का कोई काम नहीं है इसमें। प्रिंट एफ, जिसके हमें इन्वर्टेड कोड्स सीधे करने हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कोड्स इधर और वर्ड के अंदर जो है वो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इंसर्ट हम सेम वे से ही करते हैं, लेकिन ये है कि उधर राइटिंग स्टाइल और यहाँ पे राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। स्कैन एफ का फंक्शन हमने डाला, इसके अलावा एरिया का फॉर्मूला, फिर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, फिर प्रिंट एफ का फॉर्मूला, और उसके बाद हम प्रिंट एफ जो सर्कमफ्रेंस का है उसको डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, ये ऊपर वाली वैल्यू के एंड पे \n लिखा हुआ है, आप अगर वहां पे नहीं लिखते नीचे सर्कमफ्रेंस के स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो बोथ वेज से ये करेक्ट होगा। और एंड पे गेट ch की जगह वी विल राइट रिटर्न 0। इन सम केसेस गेट ch वैल्यू ये करेक्टली ले भी देगा और ये हमारे प्रोग्राम को सही तरह रन भी कर देगा, लेकिन ये है कि कुछ केसेस में इसकी वैल्यू खराब हो जाती है, तो वी यूज return 0 for it. I'm just going to write sphere because we are using sphere formulas. Okay, just write it hash in it. Okay, now I'm going to compile it. I'm just waiting for it to be compiled. ये सारा प्रोसेस नीचे शो हो रहा होता है, सारे आइकन्स हमारे पास सामने भी मौजूद हैं। Okay, 0 error, 0 warning. Now I'm going to execute it. Enter radius, radius enter करना है। अगर मैं 20 एंटर करती हूँ, आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर, तो ये एरिया भी इसने शो कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला और सर्कमफ्रेंस भी शो करा दिया। अच्छा, ये एरिया का जो एरिया है ये थोड़ा सा आगे आ रहा है और सर्कमफ्रेंस पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एरिया से पीछे मैंने स्पेस दी हुई है, तो ये \n के साथ अगर मैं स्पेस खत्म कर दूंगी तो ये इसके आउटपुट के अंदर स्पेस नहीं आएगी। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। एरिया कुछ भी डाल सकते हैं, 50 डाल लें, तो अब वो करेक्ट फॉर्म में जो है हमारे पास शो कर रहा है। So this was a Sphere program जिसमें उसकी कैलकुलेशन देख रहे थे। Now we will look at the next program. Quickly going to make a correction over here as well. Next we have write a program that inputs radius of a circle and displays circumference by using formula 2 pi r, store the value of pi in a constant by using defined directive. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर हमने दो टाइप्स देखी थी, उनमें से एक टाइप जो थी दैट वाज नोन एज हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड एक टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर थी जिसमें हम जनरल लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करते हैं लाइक stdio.h, econia.h। एंड सेकंड टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाज हैश डिफाइन, जिसमें यूजर जो है वो कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो इन्होंने कहा है डिफाइन डायरेक्टिव यूज करना है फॉर पाई, तो पाई का ये वाला जो सिंबल है वी कैन नॉट इंसर्ट इट इन डेव C++ क्योंकि ये कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम इस सिंबल को यूज नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में यहाँ पे PI लिख देंगे फॉर पाई, और इसको जो वैल्यू भी असाइन करनी है वो हम वैल्यू आके लिख देंगे। नॉर्मली पाई की वैल्यू जो होती है 3.14159 समथिंग आगे एक्सटेंड होती जाती है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट तक इन्होंने वैल्यू ली है 3.141, और उसके बाद यूजर से वैल्यू इनपुट कराई है %f के थ्रू, वैल्यू जो है वो हमने r वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई है, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया एरिया का इज इक्वल टू 2.0 इंटू पाई इंटू r। तो अब हमें ये पाई की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, जो हमने हैश डिफाइंड डायरेक्टिव ऊपर लिख दिया था जिसमें हमने वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दिया है, वही वेरिएबल नेम अब हम यहाँ पे भी यूज करेंगे।
तो अब हमें 3.141 ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट राइट पी आई लिखेंगे तो वो हर जगह पे यूज कर सकते हैं। और आर आपने कैपिटल लिखना है स्मॉल लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डेटा टाइप में डिफाइन करेंगे वो ही आर हमने नीचे भी यूज करना। ओके, आई एम गोइंग टू क्विकली रन द प्रोग्राम। आई एम ट्राइंग टू रन ऑल द प्रोग्राम्स कि इससे आप लोगों को एक चीज ये श्योर हो जाए कि आपकी बुक के अंदर जितने प्रोग्राम्स गिवन है दे रन एक्यूरेटली, तो वो बिल्कुल सही प्रोग्राम्स हैं और वो सही तरह रन होते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम आप लोगों से रन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी राइटिंग में कहीं पे गड़बड़ की हुई है, कहीं सिंटेक्स एरर किया हुआ है। इन वेरी रेयर केसेस आपके कंपाइलर के अंदर से कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी मिस हो सकती हैं। अगर आप किसी पुराने टाइप का वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो वाला केस उसके अंदर अराइज हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो हैं वो आपके सिंटेक्स एरर्स ही इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कॉलन के सेमी कॉलन की मिस्टेक हो गई, कहीं ब्रैकेट की मिस्टेक हो गई, कहीं इन्वर्टेड कोट्स की मिस्टेक हो गई, तो ये वाली मिस्टेक्स जो हैं ये आपके एरर्स जनरेट करती हैं और एट द एंड आपके पास जो है आंसर सही नहीं आता। तो ये चीज यहाँ पे आपको रन करके दिखाने का मकसद ही यही है कि आपको ये चीज पता हो कि प्रोग्राम की राइटिंग में एक्चुअल में कोई एरर मौजूद नहीं है, प्रोग्राम्स आर एक्यूरेट। हम सिर्फ डेव सी प्लस प्लस में 3 चेंजेस करते हैं, वॉइड मेन की जगह इंट मेन करते हैं, क्लियर स्क्रीन नहीं लिखते और गेट सी एच की जगह रिटर्न 0 लिखते हैं। आई एम गोइंग टू सेव द प्रोग्राम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम डिफाइन को यूज कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू राइट डिफाइन। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट, कंपाइल एंड देन रन। रेडियस एंटर करना है, मैं 5 रेडियस एंटर कर रही हूँ और ये इसने एरिया कैलकुलेट करके बता दिया। सिंपल प्रोग्राम 2 पाई आर, तो उसने 2 इंटू 3.14 इंटू 5, तो आप कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लें तो ये उसका आंसर एग्जैक्टली यही जनरेट हो रहा होगा। सो दैट इज एक्चुअली हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक तो हम सारे स्कैनफ फंक्शंस ही देख रहे थे, अब हम देखते हैं व्हाट इज कैरेक्टर इनपुट, व्हिच फंक्शंस आर यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनपुट। करेक्टर इनपुट हमारी सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली हम इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उसके लिए देखेंगे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं फॉर करेक्टर इनपुट। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस फॉर करेक्टर इनपुट। द स्कैन एफ फंक्शन जो कि अभी तक हम देख रहे थे, ये जो है ये हम करेक्टर इनपुट के लिए यूज करते हैं। स्कैन एफ भी है और अभी हम स्कैन एफ फंक्शन को देख रहे हैं, अभी आगे हमारे पास और भी फंक्शंस आएंगे। एक तो हम इनपुट आउटपुट के लिए स्कैन एफ और प्रिंट एफ यूज करते हैं। दूसरे जो हमारे पास फंक्शंस यूज होते हैं दोज आर गेट एस एंड पुट एस, वो भी अभी हमारे चैप्टर के एंड पे आएंगे, वो भी हम देखेंगे। इट रिक्वायर्स द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ द इनपुट वैल्यू। जब भी आपके पास आउटपुट के अंदर, अभी भी हमने देखा था कि हम जब किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, आई विल जस्ट शो इट टू यू। मैंने ये प्रोग्राम राइट डाउन किया है, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। यहाँ पे एंटर रेडियस आ रहा है, रेडियस में लेट सपोज मैंने वैल्यू 10 दी है। अब 10 वैल्यू दे के यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा अनलेस आई प्रेस एंटर की। तो एंटर की मैं प्रेस करूंगी तो तब ये इसका रिजल्ट जनरेट करेगा। तो वो ही चीज यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन की है कि हमारे पास एंटर की हर जगह पे रिक्वायर्ड है। एंटर की हम प्रेस करेंगे तो तब हमारे पास इनपुट वैल्यू जो है वो अंदर पास ऑन होगी। It is not useful in a situation where the input is to be entered without enter key. तो ये जो है हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन जो है ये सही तरह काम नहीं करेगा अगर हमारा फंक्शन जो है एंटर की के प्रोसेसेस को यूज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एग्जांपल भी गिवन है, एरो कीज। एरो कीज आर यूज टू गेट करेक्टर
फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट गेम्स। गेम्स के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट गेम्स हो गई, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गए, हर चीज प्रोग्रामिंग से मिलके बनी हुई है। प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसके थ्रू हमारे ये सारी की सारी गेम, सॉफ्टवेयर, जितनी चीजें आप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं, हर एक के बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई एक्शन जो है वो इनपुट जो है वो एरो की से हो रही है, तो उस केस में जो है एंटर की का कोई फायदा नहीं है। तो वैसी इनपुट जो है हमारी ये इधर सी लैंग्वेज के लिए सही नहीं है। तो वो एरो कीज कब यूज हो सकती हैं? अगर गेम्स के अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना है, आपने कोई ऑब्जेक्ट इनपुट किया, उसको मूव कराएंगे यूजिंग एरो की, तो वो वहां पे एरो कीज यूज हो रही होंगी, तो वहां पे एंटर की का कोई काम नहीं है। द प्रेसिंग ऑफ एंटर की इन दिस सिचुएशन कैन अफेक्ट द गेम पीरियड। तो ये जो है हमारे पास, अगर आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है गेम के अंदर कोई ऐसी चेंजेस हो जाएं जो कि आपकी गेम के फ्लो को खराब कर दें। तो उस केस में एंटर की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है। सी प्रोवाइड्स सम अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर कैरेक्टर इनपुट। कैरेक्टर इनपुट के लिए हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी मौजूद हैं, और वो कौन कौन से हैं? टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज गेट सी एच, जो कि नॉर्मली हम हर प्रोग्राम के नीचे लिखते हैं, एंड द सेकंड वन इज गेट सी एच ई। ये बोथ फंक्शंस हैं फॉर गेटिंग अ करेक्टर। get ch stands for get character and get che also stands for get character, लेकिन अभी हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। The above functions are part of conio.h header file। हम conio.h ऊपर लिख रहे होते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अंदर हमारे पास get ch होता है। और conio stands क्या करता है? It stands for console input और output। कंसोल इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारे पास conio। stdio.h जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। तो कोनियो जो है दिस इज एक्चुअली कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, पहले हम गेट सी एच करेक्टर्स को देख लेते हैं। गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। इट इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? ये यूजर से सिंगल इनपुट करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि ये इसको हम किस तरह यूजर से सिंगल इनपुट लेते हैं। When this function is entered, it waits for any key to be pressed. The character entered by the user is not displayed on the screen. I will show you with the example कि ये इस तरह क्यों कह रहे हैं। हमारे पास जैसे ही गेट सी एच फंक्शन पे आता है तो प्रोग्राम वैसे ही स्टॉप हो जाता है जैसे स्कैन एफ पे होता है। पहले यूजर कोई वैल्यू एंटर कर ले, जब यूजर कोई वैल्यू एंटर करता है तो वो हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू वहां पे शो हो रहा होता है। लेकिन गेट सी एच फंक्शन की वजह से क्या होगा कि जो करेक्टर यूजर एंटर करेगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। The function getCH is defined in the header file conio.h. The header file must be included in the program to use this function. तो conio.h की हेडर फाइल जब तक नहीं होगी तब तक आप getch फंक्शन यूज नहीं कर सकते। बस ये एक ही डिफरेंस इसके अंदर बताया हुआ है कि जब ये करेक्टर एंटर करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं कराता। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऑफ गेट सी एच, हमारे पास एक सिंटेक्स तो ये है कि आप गेट सी एच लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आगे सेमी कॉलन लगा दें, तो ये हमारे पास गेट सी एच फंक्शन लगाने का तरीका है। दूसरा क्या है, हम इसको किसी वेरिएबल के साथ भी असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच। तो गेट सी एच का सेम गेट सी एच फंक्शन हमने राइट डाउन सेम वे से ही करना है। गेट सी एच ब्रैकेट ओपन क्लोज और आगे सेमी कॉलन। आप सिंपल ले लें या आप उसे उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करवा दें, तो बोथ वेज जो हैं वो इसके अंदर पॉसिबल है। वेरिएबल क्या है? इट इंडिकेट्स अ वेरिएबल इन व्हिच कैरेक्टर इज स्टोर्ड। द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है वेरिएबल को हर दफा यूज करना है, आप ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This function is normally used in programs to stop the execution of the program temporarily. थोड़ी देर के लिए अगर आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कराना है या पॉज कराना है अपने प्रोग्राम को, तो आप जो है गेट सी एच फंक्शन को बीच में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूजर कैन यूज इट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सो दैट कंट्रोल रिमेन्स ऑन डॉस स्क्रीन
until the user press any key. ये जो चीज है, I will explain it with this. Just a minute. Okay, dev C++, I'm just going to run the same program. यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू एंटर की. गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, ये आपकी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को यहाँ पे स्टॉप कराता है. ये जो ब्लैक स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, दिस इज नोन एज डॉस स्क्रीन. डॉस के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस में आता है, जहां पे आप माउस को यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की वैल्यू से, कीबोर्ड से वैल्यूज इनपुट करवा सकते हैं. तो ये जो डॉस स्क्रीन है, इसके ऊपर अब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुका हुआ है, ताकि अगर ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा तो ये आउटपुट डिस्प्ले कराने के बाद फौरन ये स्क्रीन बंद हो जाएगी. पर गेट करेक्टर क्या करे, ये स्क्रीन को यहाँ पॉज करा रहा है, जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूंगी तब तक ये स्क्रीन खत्म नहीं होगी. सो यही चीज इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है. जस्ट गोइंग टू क्लोज इट. तो डॉस स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर के लिए एंड ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर रुकती है, जब तक आप कोई और जो है उसके अंदर की प्रेस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वी हैव गेट सी एच फंक्शन प्रोग्राम. गेट सी एच जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर यही है, 4. क्योंकि हम गेट करेक्टर कर रहे हैं तो हम करेक्टर डाटा टाइप को ही यूज करेंगे, 4. इसके अंदर क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ फंक्शन हमने लगाया, ये प्रिंट का पी कैपिटल लिखा हुआ, दिस इज अ वेरी बिग एरर. प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में हमारी सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो यहाँ पे ही एरर दिख रहा है हमारे पास कि पी इसका प्रिंट एफ का कैपिटल होना ही नहीं चाहिए. एंटर करेक्टर प्रिंट एफ में आ रहा है, अब यूजर ने वैल्यू एंटर की है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही है. हमने c इज इक्वल टू गेट सी एच ई किया है, गेट सी एच फंक्शन को हम c को असाइन करवा रहे हैं, गेट करेक्टर, और ये वैल्यू c वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है, जिसको बाद में हम प्रिंट करवा रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमने कोई स्कैन एफ फंक्शन नहीं लगाया, तो ये सिंपल गेट सी एच की वजह से यूजर से वैल्यू इनपुट लेगा, जो कि हम बाद में उसको डिस्प्ले करा सकते हैं. और आखिरी गेट सी एच तो जो है वो प्रोग्राम को स्टॉप कराने के लिए. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू run the program. Okay, first I'm going to remove the printf p जो कि हमारा एरर जनरेट करेगा. ओके, नाउ न्यू सोर्स फाइल, जिसके अंदर मैं सारा कॉपी पेस्ट करूंगी, void main के बजाय int main *c. क्लियर स्क्रीन हमें नहीं चाहिए. printf के अंदर I'm going to correct the inverted quotes. तो उसके बाद c is equals to get ch, then printf, एंड एंड पे हम इस गेट सी एच की जगह रिटर्न 0 कर देंगे. आई एम गोइंग टू सेव इट. क्योंकि गेट सी एच का है तो लेट्स नेम इट गेट सी एच. कंपाइल इट. there are 0 errors and 0 warnings. Then I'm going to execute it. Run the program. Enter a character. अब हमने कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर एंटर करना है. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू एंटर करेक्टर H एंड इट जस्ट डिस्प्लेड द आउटपुट. मैंने करेक्टर सिंपल एंटर किया है, उसने मेरे एंटर की के प्रेस होने का वेट नहीं किया, उसने सिंपल जो है मुझे आउटपुट के अंदर शो करा दिए यू एंटर्ड H. तो ये जो चीज है कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो उसने डिस्प्ले नहीं की, तो ये हमारे गेट सी एच फीचर के अंदर है.
अगर आप गेट सी एच फंक्शन को यूज करेंगे तो ये उसके फीचर के अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव गेट सी एच ई फंक्शन। गेट सी एच ई जो है इट स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर, और एंड पे जो इसके अंदर ई आ रहा है हमारे पास, पिछला गेट सी एच था, इसमें गेट सी एच ई है। ये जो ई है इन गेट सी एच ई, दिस स्टैंड्स फॉर इको, दिस इज नोन एज एको एक्चुअली। तो गेट सी एच ई फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। ये भी लेगा सिंगल करेक्टर को ही, क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप है ना, करेक्टर डाटा टाइप ने सिंगल करेक्टर ही हैंडल करना होता है। अगर ज्यादा करेक्टर्स आ जाएंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, वो करेक्टर नहीं रहेगा। व्हेन दिस फंक्शन इज एंटर्ड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। ये भी वेट करता है कि कोई की पहले आप प्रेस करें। द फंक्शन echoes or displays the character on the screen entered by the user। इसमें मेन डिफरेंस ही ये एको का आता है। उसके अंदर जब हम करेक्टर इनपुट कर रहे थे तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर गेट सी एच ई फंक्शन ये करता है कि ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वो एंटर्ड लेटर को भी डिस्प्ले कराता है। बाकी द फंक्शन ऑफ गेट सी एच ई इज डिफाइंड इन header file conio.h, और header file must be included in the program to use this function। बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं टू गेट सी एच फंक्शन, बस इसमें एको का डिफरेंस है कि जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू एक्चुअल में डिस्प्ले होगी। गेट सी एच में वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी। सिंटेक्स एग्जैक्टली इसका सेम है गेट सी एच का जैसे था। आइदर आप गेट सी एच ई नॉर्मल लिखते हैं या फिर आप गेट सी एच ई वेरिएबल के साथ लिखते हैं। तो बोथ वे से जो है ये पॉसिबल है, लेकिन वही चीज है कि दिस राइटिंग इज एक्चुअली ऑप्शनल। तो ये आप वेरिएबल को साइन करें ना करें, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग। तो जो हमारे पास आगे एग्जांपल आ रही है ये वाली, ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ASCII कोड ऑफ द करेक्टर टाइप्ड बाय द यूजर। ASCII कोड हम पहले भी उसकी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड, ASCII वाज अमेरिकन स्टैंडर्ड, सी एब्रीवेशन मुझे याद नहीं आ रही, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। Okay, we will see it later on. The next example uses getChe function. The getChe function is used to input a character. उसके थ्रू हम करेक्टर को इनपुट कराएंगे। The function stores the entered character in C variable without waiting to press enter। इसके अंदर भी एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये सी वेरिएबल के अंदर पास ऑन करेगा, और जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो हमारे ASCII कोड को जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। जो ASCII कोड है दैट इज एक्चुअली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये करेक्टर इनकोडिंग के लिए हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ASCII कोड्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी आता है, नंबर्स भी आते हैं, करेक्टर्स भी आते हैं। सो दिस इज द प्रोग्राम। 4C हमने डिफाइन किया। प्रिंट एफ, देयर इज अ सेम मिस्टेक ओवर हियर, कैपिटल P प्रिंट एफ, एंटर करेक्टर, और उसके बाद हमने C इज इक्वल्स टू गेट सी एच ई किया। पीछे हमने गेट सी एच किया था, नाउ वी आर यूजिंग गेट सी एच ई। तो द ASCII कोड फॉर परसेंटेज C इज परसेंटेज D। हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम वेरिएबल दोनों करेक्टर टाइप ही यूज कर रहे हैं। तो ये जो करेक्टर टाइप वेरिएबल्स हैं ये आपके यहाँ पे जो है हमारे पास, ये जो पहला C है ये हमारे पहले परसेंटेज C के साथ जाके लिंक होता है, और जो दूसरा C है ये हमारे परसेंटेज D के साथ लिंक होता है। और परसेंटेज D क्योंकि इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ASCII कोड से उसकी इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू लेके यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। फॉर A दैट इज 97। Okay, I'm going to quickly run this program.
going to open it in hash include stdio.h. There is int main. Then there is char ch. I don't need clear screen. Printf p should be small. I have to correct inverted quotes. इसके बाद हमने c को get ch की वैल्यू असाइन की है, फिर printf में हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं. Okay, it is \n actually. और लास्ट में get ch को हम return 0 से रिप्लेस करें. I'm going to quickly save the program. Let's write get che. Now I'm going to compile the program. 0 error, 0 warning. Now run the program. Enter a character. A character हम enter करेंगे और अब यहाँ पे enter a character के सामने ये A डिस्प्ले हो रहा है जो कि get ch फंक्शन में नहीं हो रहा था. get ch जो है ये echo करा देता है और ये इसको यहाँ पे शो करवाता है. The ASCII कोड फॉर A is 97 जैसे कि हमारी यहाँ पे आउटपुट के अंदर शो हो रहा था कि ASCII कोड फॉर 90 A is 97. आप किसी और नंबर की भी ASCII कोड को चेक कर सकते हैं. इसके अंदर किसी भी करेक्टर के ASCII कोड को चेक करना है तो आप इसको रन करें. आई एम टाइपिंग G. तो G का जो ASCII कोड है दैट इज 103. एंड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि हम स्मॉल a का 97 था बट इफ आई टाइप कैपिटल A इट इज एक्चुअली 65. तो हमारे पास स्मॉल a और कैपिटल A के जो ASCII के वैल्यूज हैं दोज आर completely different. एंड आई कैन इवन टाइप नंबर्स इन इट एज वेल क्योंकि नंबर्स भी हमारे ASCII कोड का पार्ट हैं. तो मैं नंबर भी टाइप करूंगी तो उसकी भी ASCII कोड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. ASCII रिप्रेजेंटेशन में नंबर्स की सेम वैल्यू नहीं होती. तो हर एक नंबर की स्पेसिफिक वैल्यू है. 4 की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 52. So this is some standard that has been set and being universally used. Okay, this is it for today's lecture. Thank you for listening. In case of any queries, you can left it in the comment section below. And subscribe the channel and Allah Hafiz.